ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ओके, आज हम पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट पढ़ेंगे, इसमें पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि आप इस लेक्चर के बाद पीरियोडिक टेबल पे आपका इनफ ग्रिप आ जाएगा एंड आई एम श्योर कि आप उस पीरियोडिक टेबल में काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले वैसे पीरियोडिक टेबल मैंने पहले बनाया कि आसान हो हमारे लिए, और फिर हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो, ठीक है? मतलब बनाएंगे तो उस पर टाइम लगेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है सारा का सारा, और फिर मैंने इन्हें बताया कि भाई पीरियोडिक टेबल में दो ब्लॉक्स होते हैं, एक ए ब्लॉक है, दूसरा बी ब्लॉक है। तो ये जो बीच में देख रहे हैं ये वाला, ये इसको कौन सा ब्लॉक कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बी ब्लॉक। और जो ये वाला है जिसको हम कहते हैं एस, इसको हम कहते हैं पी, तो एस एंड पी मिला के ये को हम कहते हैं ए ब्लॉक। ये बात हो गया ए ब्लॉक, ठीक है? ओके, अब यहाँ होता है हाइड्रोजन, और इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ओके, अब मुझे यकीन है कि आपको वैसे याद होगा कि इसके नाम क्या है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कल वाला, ठीक है? और आपको याद होगा। ओके, अब हाइड्रोजन की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद बाकी पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जहाँ पर भी है ये इसकी जगह नहीं है। हाइड्रोजन की कई बातें होती हैं। हाइड्रोजन के आटम मोशन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हम ये कहेंगे सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पर है। बिल्कुल ये बात ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक गैस है और बाकी सब सॉलिड्स हैं। बाकी सब सॉलिड्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ये है कि इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये गैस फॉर्म में है। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? हाइड्रोजन ना ना ना, दो बातें याद रखना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कहते हैं आपने दो चीजें याद रखनी है। एक को हम कहते हैं डुप्लेट और दूसरे को कहते हैं ऑक्टेट। तो डुप्लेट सिर्फ और सिर्फ दो ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो तो फर्स्ट ईयर में इन दो की बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। सबसे अगर आप देखें आपने पढ़ा होगा कि वो गैस जो सबसे ज्यादा आइडियल है वो कौन है? हीलियम। उसके बाद कौन सा है दूसरा? हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो कौन है जो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी जितनी भी गैसेस है वो नेगेटिव रिलेशन शो करेंगे। ये वाहिद है जो पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं। सब जो थॉमसन इफेक्ट को फॉलो करते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम कौन सा इफेक्ट फॉलो करते हैं? नेगेटिव जोल थॉमसन इफेक्ट होता है। मतलब कि बाकी सब जब क्लोज आते हैं और छोड़ देते हैं तो वो कूल हो जाते हैं और ये गर्म होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? तो हाइड्रोजन हीलियम का बहुत ही डिफरेंट रोल है। पीरियोडिक टेबल में देखिए कि सबसे छोटा कौन है? बोलो भाई, कौन है? हीलियम। सबसे छोटा कौन? हीलियम। और उसकी वजह से मैंने बताया था कि इसलिए इसके छोटे साइज की वजह से जो हीलियम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। हम कहते हैं इसको मैक्सिमम। बात समझ आइए ना? तो छोटा साइज, आपको मैंने पहले कहा था साइज डज मैटर इन केमिस्ट्री। ये जुमला अपने साथ याद रखिएगा, हम बार बार इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वो क्या है? ये साइज डज मैटर इन केमिस्ट्री के अंदर साइज जो है बहुत बहुत मैटर करता है। मैंने एक बात बताई थी, हमेशा अक्सर मैं कहता हूँ कि शादी भी अपने साइज की लड़की के साथ करनी चाहिए। ऐसा है ना? अब आप मेरी तरह कमजोर सा बंदा और इतनी मोटी सी बीवी है, वो जा रहे हैं, लोग कहेंगे माँ के साथ जा रहे हैं कि क्या है? राइट? या इतनी सी लड़की के साथ शादी करो, वो जा रही हो तो यहाँ तक हो, राइट? फिर आप कहेंगे ये कौन? लोग कहेंगे। तो इस तरह जिस तरह साइज वो इम्पोर्टेंट है, इस तरह पीरियोडिक टेबल का भी साइज इम्पोर्टेंट है।
the size is very much important. साइज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ आएगी ना? जो चीजें मैं आपको कहूँ ये दिन दिमाग जगह पेपर पे लिख लेना, these are the most important points. इसके साथ केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो साइज डज मैटर इन केमिस्ट्री, साइज मैटर करता है केमिस्ट्री में। क्या ऐसे कैसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। एनीवेज हमारे पास आता है ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक में हमारे पास दो किस्म की होते हैं, एक एस ब्लॉक होता है, दूसरा पी होता है। फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू एस एंड पी। एस जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू अल्कली मेटल। आप ये देखेंगे ये हमारे पास अल्कली मेटल होता है, ये नहीं है ये आपके अल्कली मेटल है, वी कॉल इट अल्कली मेटल। अगर आपसे कुछ पूछे व्हाई इट हैज दिस अल्कली वर्ड, इसका नाम अल्कली क्यों है, तो पहली बात ये है कि अल्कली इज derived from the Arabic word which is called ashes। एग्जैक्टली ये ashes से है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वो क्या है? अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन? अल्कलाइन सॉरी यस, aqueous solution of a base is called alkaline solution। एक बात मेरी याद रखना, एसिड को पानी में डालोगे तो आपको सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा, और बेस को पानी में डालोगे तो बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात दिमाग में लिख लेना कि भाई बेस को हम पानी में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, और एसिड को पानी में डालोगे तो एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमें, मुझे बता सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है कि बेस है? सिंपल तरीका मैंने बताया था, कैसे? देखो एग्जैक्टली अगर कहीं पर मेटल है और इस मेटल के साथ O हुआ, या ये मेटल है इसके साथ OH हो गया, इसको हम कहेंगे क्या? ये बेस होता है, बेस। देखो इसकी सारी एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर, Li2O, Na2O, Na2O2, KO2, KOH, NaOH, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल है। इस सारी की सारी क्या होगी? बेस। समझ आती बात ना? मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिलिकॉन के साथ OH कंसीडर करें, सिलिकॉन इधर है ये वाला सिलिकॉन, मैंने लिखा सिलिकॉन है और इसके साथ मैंने OH लिखा, इसके साथ क्या लगा कि सिलिकॉन के साथ OH लिखा, तो एसिड होगा कि बेस होगा? बेस होगा, बेस। यस ओ भाई, सिलिकॉन मेटल है कि नॉन मेटल है? मैंने ये देखो भाई, ये आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल कौन से याद है ना? कौन से हैं भाई? हमारे पास है स्पंज, X Mg। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्पंज, X और Mg, इनके साथ, इनमें से किसी के साथ अगर आप देखेंगे और OH आएगा प्लस ये देखो, ये क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड को याद होंगे, यस मेटलॉइड, ये बिल्कुल बीच में नहीं, ये बीच में, इसके इस तरफ सारे के सारे मेटल हैं, इसके उस तरफ सारे के सारे नॉन मेटल है। तो भाई ये हमें पता चल गया ये है। तो अब मेटलॉइड, मेटलॉइड भी आपको याद होंगे, मेटलॉइड कौन कौन से हैं? हम मेटलॉइड कहते हैं कौन है? बेवफा, साइमा, गई, असमत साहब के साथ डुअल पे, कुछ किस्मत है? ये असमत तो नहीं है जी? ओके, हम कहते हैं भाई बेवफा, साइमा, गई, असमत साहब के साथ टूर पे। ये एक ब्रिज है, पीरियोडिक टेबल में ये एक रूल है, जब आप एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाते हैं तो आपको बीच में ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है या ऐसी मिलती है जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी which contain the properties of both। इसका मतलब इसमें किस किस की प्रॉपर्टी होगी? मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होगी, कुछ नॉन मेटल की होगी, तो इसका मतलब हुआ इसकी इस तरफ जितनी भी है वो सारे मेटल है, उसके उस तरफ सारे नॉन मेटल हैं। तो याद होगा ना वो बेवफा साइमा गई असमत साहब के साथ डुअल पे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो। ओके, साइमा के साथ जिंदगी बड़ी आसान है ना, केमिस्ट्री आसान हो जाती है ना। साइमा को कभी हम बेवफा करते हैं, कभी क्यूट करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम बात करते हैं तो वही देखो, क्यूट साइमा गई। अब क्यूट साइमा कहाँ गई? हम कहते भाई वो गई सिंध और पंजाब। समझ आएगा? अब जिंदगी आसान हो रही है कि नहीं हो रही है?
क्यूट साइमा वेरी सिंपल जॉब। आपको पता है पहले क्यूट होती है, शादी के बाद सारी खुद फाल हो जाती है, राइट? और फिर बेवफाई भी तो बाद में होती है ना, यानी सारी क्यूट होती है और क्यूट के बाद बेवफा हो जाती है। एनीवेज, सिर्फ याद रखना आपने कि सीरियस नहीं रहना चाहिए। तो आप खुद के बारे में सोचना शुरू करो। ये सिर्फ याद रखने के तरीके हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कुछ कहानियाँ बनाई हैं, कहानियाँ SN1 SN2 A1 A2। अच्छी कहते हैं कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे और कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, आसान आसान तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई एक शादीशुदा लड़की है, कोई शादीशुदा लड़की से मिलती है, राइट? दोनों एक दूसरे को कहते हैं शादी करते हैं। दो बातें हैं, या तो लड़की हाँ करेगी या ना करेगी, राइट? हाँ करेगी, लेकिन डेफिनेटली तो शादीशुदा है, उसने तलाक भी लेनी है। और तलाक के लिए क्या क्या करेगी वो SN1 में पढ़ते हैं। वो खुद तलाक लेती है, तो सही कि मैंने, वो कहते भाई मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैंने नहीं करना। वो कहता भाई मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखूँगा, राइट? इस मसला उसकी सास में होता है और सास सॉल्वेंट होता है। समझ आई बात? तो जब आप एक एक बात करते हैं, एक एक करेक्टर आपका एक एक MCQ या एक एक पॉइंट होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपने चीज़ों को इसे याद रखना है कि आप भूल न जाएंगे। अक्सर मैं कहता हूँ ना याद है, आप सो भी रहे हो ना कि आप याद हो, क्योंकि पेपर में बैठ के इंसान कंफ्यूज होता है, टेंशन में होता है। तो बड़े ये तो आपको याद होगा, बेवफा साइमा के लिए राइट? या टाइम पास करने को भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी। एनीवेज, ये हो गया भाई हमारे अल्कली। तो आपको समझ आइए इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली। मैंने आपको कहा कि किसी भी नॉन मेटल के साथ कोई या OH आएगा तो बेस होगा, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ देखो मैंने लिखा, कंसीडर करिए, मैंने लिखा Cl2O7। कभी देखा ये वाला? देखा ना देखा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना आपको पता है कि Cl मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है ना? नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? याद रखना, अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन या OH होगा, आंखें बंद कर हो, ये एसिड है। पहले आप सीखो कि एसिड क्या है और बेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने सीखा। मैंने लिखा ये, मैंने लिखा Cl2O7 and Cl2O, ये Cl2O5, Cl2O3, ये आपकी बुक में आगे हम पढ़ेंगे। Cl2O, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्लोरीन के साथ ऑक्साइड है। तो मेरे पास ऑक्सीजन ये ज्यादा और कम है। मैं आपसे पूछूं तो इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है? देखो तरीके बाकी हम सारी पढ़ेंगे आगे जाके, हम पढ़ेंगे जो पेपर में लिखेंगे। पहले आप चीजों को सीखो, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां एसिडिटी ज्यादा। जहां आसान तरीका ना, मैं आपसे पूछूं इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? Cl2O7। बोले भाई क्या? Cl2O7 कैसे पता चला? नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा। इस तरह बेसिसिटी भी है, बेसिसिटी। ये देखो मेटल, मैंने इधर लिखा ना Na2O2 Na2O। आपको किसी ने कहा मेरे पास होता है नॉर्मल ऑक्साइड, ये बाद में बात करेंगे नॉर्मल क्या है, पर क्या है, सुपर क्या है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा मेरे पास है Na2O, मेरे पास है Na2O2, मेरे पास है K2O, मेरे पास है KO2। अब मैं कहूँगा इतनी ज्यादा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किधर है? यस में KO2 में, क्योंकि K 1 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2, मतलब 1 है, ये 2 है, ये 1 है। हम देखेंगे रेशो में ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है। समझ आ रही बात? तो आपको सरसरी पता चल गया कि मोर ऑक्सीजन मोर बेसिक, मोर ऑक्सीजन मोर एसिडिक, इट डिपेंड्स इफ देयर इज अ मेटल दिस विल बी a base, और this is not metal, it will be बात खत्म हो गई। समझ आ रही ना? ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं कौन सा? इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो इसमें अर्थ लफ्ज है, सिर्फ अर्थ लफ्ज, बाकी अल्कलाइन की कहानी वही है। मैंने आपको कहा ग्रुप नंबर 2 मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है ना? मेटल्स हैं, यस भाई मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास ये मेटल्स है, और इन मेटल्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसलिए अल्कलाइन तो आपको कहानी याद है ना? क्यों? क्योंकि भाई इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में कौन सा सॉल्यूशन देंगे? कौन सा बोलो भाई, कौन सा सॉल्यूशन? सब बोलो कौन सा? ये आपको याद हो
कि पानी में डालेंगे इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमें बेसिक सॉल्यूशन देंगे, उसकी वजह से अल्कलाइन लफ्ज है। अल्कलाइन के साथ दूसरा लफ्ज है अर्थ। तो अर्थ इसलिए क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये पहाड़ शाड़ नहीं, चट्टान वटान उसमें पाए जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट की वजह से इसका नाम है अल्कलाइन फॉर द बेसिक अर्थ फॉर द अर्थ क्रस्ट। दोनों मिला के क्या बनते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल तो है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल तो हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोरान। बोरान की फैमिली के बारे में मैंने बताया था कि बाबर अली गिलानी इंडियन गई, क्यूब साइमा गई, सिंध पंजाब नई पड़ोसन, आसिया से भी ब्यूटीफुल। ज्यादा किसने कहा? ज्यादा वाला इधर नहीं है, ओके। अकबर साइमा से टेलीफोन पे, यहां पर हम कहते हैं कि फोन करो, बाहर आई हथिया। आपकी आपसे बहुत पसंद है ना। एराज को जिंदा रहने दो, ठीक है। ये कल हमने लिखा था लेकिन मैंने बता दिया आपको याद होगा। एनीवे फिर हम आते हैं इसकी तरफ यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ देखो, ये हमने कहा एस ब्लॉक अल्कलाइन अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर उसके बाद बोरान फैमिली है, कार्बन। वैसे इसके और नाम भी है लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। जहाँ हमें जरूरत है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है बोरान फैमिली, इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली। ये इसको हम कहते हैं क्रिस्टलोजेंस। क्या? क्रिस्टलोजेंस। मैं आपसे पूछूं दुनिया के अंदर सबसे सख्त तरीन चीज क्या है? डायमंड। यस, डायमंड। डायमंड इज द हार्शेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर हम कहते हैं ना कि हीरा हीरा को काटता है। तो ये हीरा हीरा इसलिए क्योंकि हीरा बहुत सख्त होता है, इट इज द हार्शेस्ट थिंग, इसलिए इसके अंदर ग्रेफाइट और डायमंड होता है, कार्बन बनाता है। ये कार्बन नहीं है, ये देखो ये वाला, ये तो कार्बन आपको पता है कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आपको पता है कार्बन हमारे पास एग्जिस्ट करता है डायमंड की फॉर्म में, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में, बकीबाल की फॉर्म में, है ना। ये बकीबाल ये ऑर्गेनिक है, बाकी दोनों इनऑर्गेनिक है। तो ये दोनों क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रिस्टलोजेंस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलोजेंस, ओके। नाइट्रोजन है ये वाला नाइट्रोजन। वैसे इसके एक और नाम है, अगर आपको याद है ठीक है, नाइट्रोजन जिसको कहते हैं। अगर आपको याद हो ठीक है, नहीं तो इसको भूल जाइए। हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, इसको कहते हैं चाल्कोजेंस। चाल्को कहते हैं ओर्स को, ओर्स, और जेंस कहते हैं कंटेनिंग या गिविंग। ये पहले जमाने में ओर्स में पाए जाते थे, ओर्स में। ओर्स समझते हैं ना? ओर्स में भी नहीं, ORES, ओर्स। देखो एक होता है ओर, मिनरल, और ये होता है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी चट्टान में, किसी पत्थर के अंदर, किसी जमीन के अंदर, राइट। आपने देखा होगा कि सुना होगा कि जो ये जो हमारे जो उज्बेकिस्तान हो गया, ये जो अफगानिस्तान है, वहाँ पर कीमती पत्थर पाए जाते हैं, कीमती पत्थर, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के। और आपको ये भी पता होगा कि ऐसे ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो बहुत ही सोने से भी बहुत ऊपर होती है, राइट। ये क्या होता है? वो ओर्स के फॉर्म में होता है, ओर्स जो कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि दो मेटल आप मिलाएं और एक नई चीज़ बनाएं, उसको क्या कहते हैं? अलॉय। तो पता चल गया, अलॉय आप बनाते हैं, ओर्स नेचुरल होती है। बात समझ आइए? ओर्स क्या होते हैं? नेचुरल पाए जाते हैं जमीन के अंदर। तो आपने कहा मिनरल, जिसमें मिनरल भी आते हैं सारे मिनरल ना, वो जो हमें चाहिए चीज़ें, उसको मिनरल्स कहते हैं ना, जो हम लेते हैं, मिनरल वाटर, राइट, या मिनरल बाकी, तो वो बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये, तो हमारे पास ओर्स, इसको कहते हैं ओर, चारकोगन ओर्स में पाए जाते थे, इसलिए। अच्छा, नेक्ट्रोजन है, ये नेक्ट्रो और जिन। नेक्ट्रो कहते हैं सफोकेशन, इसको सफोकेट लफ्ज़ से निकाला है। अच्छा, ये अगर आपको याद हो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। सफोकेशन कहते हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है और आपने कोई ऐसा ग्रुप या कोई सब्सटेंस मुतारिफ करा है जो सारा ऑक्सीजन को खा जाए, तो क्या होगा?
हम सफोकेशन कर्ज करेंगे ना, सफोकेशन कर्ज करेंगे ना। सफोकेशन मीन कि सांस नहीं ले सकेंगे, उसको सफोकेशन कहते हैं ना। सफोकेशन किसे कहते हैं? हाँ, कि ऑक्सीजन नहीं होती, उसको सफोकेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन सफोकेशन कर्ज करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब लड़ाई होती थी दुनिया में, तो उस वक्त साइंस ने बड़ी तरक्की की थी। उस समय बहुत अच्छी चीज़ें बनी थी, तो उसके साथ बहुत खतरनाक हथियार निकले, बहुत खतरनाक। कि भाई वो अक्सर क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल सब लोग तो कभी ज़मीन के नीचे इधर उधर होते थे ना, तो ऐसे कंपाउंड्स बनाते थे कि वो ऊपर से पहनते थे कि नीचे वो उसकी स्मेल जाए और लोग अंदर मर जाए। हर बंदा दूसरों को मारने और खुद को बचाने के चक्कर में था, उसके लिए कुछ भी करता था। तो वो जो चीज़ें पहनते थे, साइंटिस्ट बैठे होते थे, उनको फिर काउंटर करने के लिए चीज़ें बनाते थे। और दिन रात लगे हुए थे ज़मीन के नीचे, पहाड़ों में, घरों में, इधर उधर। लेकिन एक्चुअली उस वक्त की सारी चीज़ें थी। एक कहते हैं देखो, तो आप सबको अपने एक्सेस के नाम याद होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं उस एक्स की बात नहीं करूँगा, ऐसे ये इसका ये कहते हैं हैलोजेंस को। किसको? हैलोजेंस को। हैलोजेंस का कहता है साल्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि जब मेटल के साथ ये मिलते हैं कि साल्ट रहते हैं, NaCl, KCl, CaCl, PCl वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। तो हमारे पास ये पैरा वाला। अच्छा, बी ब्लॉक की तरफ आते हैं। तो बी ब्लॉक दो किस्म के हैं, एक को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं इनर ट्रांजिशन। आउटर कौन है? आउटर डी ब्लॉक वाला आउटर कौन है? ये हमारा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये वाला, ये। और ये क्या है जो बाहर है, इसको क्या कहते हैं? दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपको पता होगा इसको कहते हैं, यहाँ पर लेंथेनाइट होता है, यहाँ पर एक्टिनाइट होता है, इसको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं। ये सेकंड ईयर की लाइबा आई, ये इसको लेंथेनाइट्स कहते हैं, इसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। ये इसके बाद शुरू होता है। नाम आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? लेंथेनाइट्स, क्योंकि लेंथेनम के बाद है। और इसको कहते हैं क्या? एक्टिनाइट्स, क्योंकि एक्टिनम की बात आता है। तो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स नेम्स आर गिवन ड्यू टू बिकॉज़ दे आर आफ्टर एक्टिनम, सो एक्टिनाइट, एंड और लेंथेनम तो लेंथेनाइट। ओके, अब आते हैं जनाब डी ब्लॉक में हमारे पास दो किस्म के फिल्म होते हैं। फिल्म डी ब्लॉक में इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो किस्म के होते हैं। याद है किसी को? कौन कौन से? एक को कहते हैं टिपिकल और दूसरे को सब ज़ैनब की फॉर्म में, ज़ैनब की वजह से कि अपनी तरफ से बैठ के उसकी तरफ आते हैं। हमारे पास दो किस्म की एलिमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कहा यहाँ पर हमने पढ़ा था कि शादी, याद है ना आपको? शादी तू भी कर, सी आर है, अच्छा याद रखना, कर मेरे नाल फिर कोई नहीं करेगा जिक्र तुम्हारा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आपको याद, इसमें अब दो किस्म के हैं। ये एक ये हमारे पास होता है, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला। और दूसरा ये आपको याद होगा कि ज़ैनब कहाँ होती है? ज़ैनब कनाडा में होगी। इसका मतलब ये दो नहीं है, ये दो हमने लेने। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, कोई बता सकता है मुझे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की है? फिक्स, जो कभी चेंज नहीं होती, कुछ भी मुझे चेंज नहीं होती। कौन? ऑक्सीजन, ग्रुप 2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ग्रुप 1, ग्रुप 7, हाँ, ग्रुप 1 एंड 7 बोलो भाई, 1 एंड 2, ठीक है, तुम भी कुछ बोलो। हाँ जी, बोलो भाई, हम इसके अलग नहीं देते, गलत भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं, मैं ठीक करा दूंगा। मैं कोई स्टेज ही हीलियम सिर्फ नॉन टिपिकल, हाँ, सिर्फ नॉन टिपिकल वाला, सिर्फ नॉन टिपिकल वाला जी। हाँ जी, अली से ओके, याद रखना, ये अपने साथ लिखिएगा भाई। इसके बगैर तो आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कैसे की है आपने, मैं तो ये है आपको। लेकिन एनीवेज चलो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 ए, ये हमें देगा +1,
ग्रुप नंबर 2 ए ये हमें देता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। थर्ड में एल्यूमिनियम देता है +3। फिर उसके बाद फ्लोरीन है -1। नोबल गैसेस हैं, ये है 0। ये आपको पता होना चाहिए। एंड दीज आर एक्चुअली इन द S&P ब्लॉक। ये किसमें है? S&P ब्लॉक। डी ब्लॉक में हमारे पास दो होते हैं। डी ब्लॉक में दो जो है यहाँ पे होनी चाहिए। एक स्कैंडियम है जो हमें देता है +3 फॉर्म में, और जिंक होता है किसमें? +2 फॉर्म में। ये दो है, ये फिक्स है। फिक्स का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। बाकी आप चेंज करेंगे लेकिन इसकी चेंज नहीं होगी। हम ये अगर आपको नहीं जानना, आप यकीन करें आपका हिस्ट्री में दिख जाएगा, ठीक है आप गलती करेंगे। मेरा होगा ग्रुप नंबर 1 वाला कभी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई? अब गौर से देखना, इसकी एमसीक्यू था 2018 में आया, तो उससे पहले नहीं आया था, उसके बाद ये चीज थोड़ी सी कम हो गई। Which of the following is stable in aqueous solution? बात इधर देखना, लिखना छोड़ दो, इधर सारे इधर देखो। पता चल गया ना कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? ओके, इसका मतलब ये है इधर देखो कि पानी में अगर आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो ग्रुप नंबर 1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 1। 2 वाले कितने देंगे? एल्यूमिनियम कितना देगा? स्कैंडियम कितना देगा? 3। और जिंक कितना देगा? +2। यानी फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये लेगा लेने वाले में सिर्फ एक है। कौन है? फ्लोरीन है। हम कहते हैं ना पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबका बाप है, किसी से भी जाके इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन किसी से नहीं ले सकता। ये खुद एक सूबा है, ये किसी को भी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो इसको एक्सरसाइज करे। क्यों? व्हाई? साइज छोटा है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? ये बात ठीक है, आपकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब मुझसे पूछिए कि सर केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तीन ऑर्डर बताइए। मैं कहूंगा पहला ऑर्डर याद रखिए, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। आप कहेंगे सर क्यों? उसकी वजह है। देखो आपने याद रखना है, मैं लिखता हूँ इसको, मैंने लिखा ना फून, FON, फून। फिर मैं लिखूंगा करो, बाहर आया साइमा का पसंदीदा हलवाई। और कौन है? एम से किसका नाम आता है? मोहम्मद के अलावा बताइए, एम से किसका नाम आता है? क्या? मंसूर। तो हम कहते भाई मंसूर। देखो फोन करो, बोलो भाई फोन करो, बोला फोन करो, बाहर आया साइमा का पसंदीदा हलवाई मंसूर। याद होगा ना? और नहीं याद तो मंसूर तो याद होगा। चलो आपका हम कहते हैं भाई कि अब ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इसके बगैर आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि क्लोरीन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज। और क्यों होता है? कि इस ऑर्डर की वजह से। अब मुझे बताओ, आपको ऑर्डर नहीं पता, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? हमेशा हम कहते हैं इस पे माइनस चार्ज आएगा, एक्सेप्ट जब ये फ्लोरीन के साथ होगा। फ्लोरीन के साथ इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको पता था पहले? नहीं पता था ना, इसलिए क्योंकि आपको ये ऑर्डर नहीं पता था। फ्लोरीन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, तीसरी नंबर पे नाइट्रोजन की। मुझे आप बता सकते हैं ना कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, प्लस चार्ज कब आएगा? आपको पता है नाइट्रोजन अगर इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी भी के साथ भी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन पर के साथ, तो इसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किधर? क्या होगा? नेगेटिव। मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही आपको, तो जवाब आने चाहिए ना कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज कब होगा? यदि F और O के अलावा किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएं, इसमें किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएं, लेकिन इस पर प्लस चार्ज कब आएगा? एग्जैक्टली जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। देखो अगर आपको किसी ने कहा NO का बताओ, छोड़ो कि जो चार्जेस हैं, सिर्फ बताओ नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक सीखो, नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ आ रही है आपको ना? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम चार्ज ना। भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहते हैं हां फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन पर हमेशा कौन सा चार्ज होगा? एग्जैक्टली। अब हम आते हैं जनाब इस तरफ, हमें जरा यहां पर हमने बात की हाइड्रोजन वो है जिस पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आ सकते हैं। हाइड्रोजन क्या है? जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव।
मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएं वो कौन है जिस पर कभी नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता? कौन? लास्ट वाला कौन? मेटल। जितनी भी मेटल हमने की इसका मतलब कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। बात समझ आई है? नेगेटिव चार्ज मेटल पे कभी भी नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। अब बात समझ आई है ना? फ्लोरीन पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता और मेटल पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। मंसूर याद होगा ना? आप पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। आप लूज करेंगे हमेशा, गेन नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आप गेन नहीं कर सकते भाई, लूज करेंगे हमेशा। ठीक है जी? ओके, तो फोन करो बाहर आया बोला भाई, फोन करो बाहर आया साइमा खान पसंदीदा हलवाई। ओके, अब यहाँ आपको मंसूर का भी पता चला, बेवफा साइमा का भी पता चला, सबका पता चला। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। कोई हमारे पास आते हैं, हमने कहा फिक्स्ड ड्यूरेशन स्टैट किसकी है और इसके अलावा अच्छा मुझे एक और बात है, आप भी बताइए। मैं आपसे पूछूं कि टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टैट किसकी है? जीरो है हमेशा। देखो आपने अगर अपनी देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद नहीं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रूल नंबर 1 ये होता है, आप देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टैट किस पे है, तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो होता है, जीरो यहाँ होता है ना सबसे पहले। कार्बोनेट पे जीरो होता है, कार्बन के साथ जो मेटल होता है उस पे जीरो होता है, जो न्यूट्रल एटम होता है उस पे जीरो होता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल उस पे जीरो होता है, कोई भी पॉलीमर उस पे जीरो होता है, कोई भी प्रोटीन उस पे जीरो होता है। ये 6 रूल है जो आपके 6 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इन पर कौन सा चार्ज होगा? जीरो। पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं प्लस। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टैट किसकी है? मैंगनीज और क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन कितना होता है? कौन सा होता है? देखो ये मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एंड में एमसीक्यू आता है, फिसी के लेवल तक आप ठीक है जो मैंगनीज का हमने जो कहा ना मैंगनीज, ये मैंगनीज नहीं है। मैंगनीज में चार्ज होता है जो कि सीरीज नंबर 1 में सबसे ज्यादा है। किसमें? सीरीज नंबर 1 में। यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा +7। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यानी ये सिर्फ सीरीज नंबर 1 में। किसमें? सीरीज। तो हमने कहा भाई हमारे पास सीरीज नंबर 1 है, सीरीज नंबर 1 उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो वो कौन है? वो मैंगनीज है, और मैंगनीज में +7। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल की जब बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल की हद तक की बात ठीक नहीं है। याद रखना दो हमारे पास ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में कि जो ये है RU और OS, ये दो ऐसे हैं इसको कहते हैं ऑस्मियम एंड रुटीनियम। क्या? ऑस्मियम एंड रुटीनियम। ये अपने साथ लिखेगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पीरियोडिक टेबल में है। पीरियोडिक टेबल देखो ये मैंने लिखा सीरीज नंबर 1, याद होगा ना? सीरीज नंबर 1 में मैंगनीज पर +7, लेकिन पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम किसका है? हम कहते हैं ये ऑस्मियम का एंड रुटीनियम का क्या है? +7। ये बनाता है OSO4 और ये बनाता है RuO4, क्योंकि और नहीं बनाता। समझ आएगा ना? तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? ऑस्मियम की और रुटीनियम की। और सीरीज नंबर 1 में किसकी ज्यादा है? +7, मैंगनीज की है। वेरी गुड, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, हमने कहा कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक ये वाला नहीं है और ये वाला। इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या? नॉन टिपिकल। तो हमने इधर बात की कि हमारे पास एक टिपिकल होता है, एक नॉन टिपिकल होता है। तो नॉन टिपिकल कौन है? आप मुझे कहेंगे सर पहला वाला कि सेकंड ईयर इलाइबा आई, और दूसरा जैनब कनाडा में होगी। तो क्या होगा? जैनब कहाँ होगी? कनाडा। और सेकंड इलाइबा आई।
सेकेंड इनकी लाइबा और ज़ैनब कनाडा में हो, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम किसी भी ग्रुप में मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्टेट क्या हो सकती है? What can be the maximum acceleration state in any group? कौन सा? For example, कार्बन का नाम आप किसी ने लिया तो कार्बन की मैक्सिमम acceleration state कितनी पॉसिबल है? प्लस को उससे ज्यादा क्यों नहीं है? देखो ये आपने जवाब तो दिया, लेकिन मैं किसी और के बारे में पूछूं, नाइट्रोजन क्या ख्याल है? +3 इसमें कहा जी। और देखो ये जो कंफ्यूजन है ना यार, ये होगा कि नहीं होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करके खत्म करने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ। इसके बाद मैं जो लेक्चर लूँगा उसमें कोई कंफ्यूजन रहती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कंफ्यूजन है तो क्लास में आप बैठे है ना। देखो याद रखना, ग्रुप नंबर होता है ना, ग्रुप नंबर जिसका जो ग्रुप नंबर होगा ये अपने साथ लिखिएगा। क्या? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर जो होता है वो आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्टेप होती है। अब ये सब कैसी, मैं कार्बन आपने कहा ना, तो कार्बन की मैं एग्जांपल देता हूँ। कार्बन बताओ किस ग्रुप में है? ये 4th ग्रुप में है ना। इसका मतलब है मैक्सिमम +4 है। नाइट्रोजन मैंने पूछा तो नाइट्रोजन माशाल्लाह आप लोगों ने कहा क्या? हाँ, लेकिन आपको नहीं पता था, इसलिए ये +5 है। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन मैक्सिमम क्या हो सकती है? फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? प्लस। यहाँ गलती की आपने, ये बताया फिक्स नहीं छोड़ेंगे। पहले मैंने फिक्स लिखा, इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जुमला कहा था, वो जुमला याद नहीं है? चाहे कुछ भी हो जाए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। जुमला याद होना चाहिए आपको भाई, फिक्स होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंज नहीं होगी। वही फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन का बताओ तो आप मुझे कहेंगे सर क्लोरीन किस ग्रुप में है? प्लस में। तो +7 यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कहाँ है? पूछ सकते ना, मैं जवाब दूंगा ना। मैं कहूंगा भाई ये देखो, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा -2। क्लोरीन +7 में है कि नहीं है? CL2O7 है ना। तो पता क्या ये मैक्सिमम है। मिनिमम इसका क्या हो सकता है? अब आते हैं इस पे, क्या? माइनस आसमान। अब देखो मिनिमम एक्सेलरेशन स्टेट, इसको मैं इसलिए गुस्सा हो गई क्योंकि इसने क्लास ली है, इसको पता होना चाहिए। मिनिमम एक्सेलरेशन स्टेट क्या होती है याद रखना। इसका तरीका ये है, जो ग्रुप नंबर होता है, जो ग्रुप नंबर होता है उसको -8 करो, उससे 8 माइनस करो। अब वो कहेंगे सर कैसे? ऐसे देखो, मैंने कहा क्लोरीन है ना, बल्कि कार्बन लेते हैं, तो कार्बन किस ग्रुप में है? 4 -8 करूंगा तो क्या आएगा? -4 आएगा ना। तो मुझे बताओ कि CH4 में कार्बन की एक्सेलरेशन स्टेट क्या है? तो मैं पहले ये देखूंगा कि मैंने ऊपर जो लिखा था, फोन करो बाहर आए साहिबा का पसंदीदा है हलवाई। ये भी कह सकता साहिबा का पसंदीदा हैंडसम मंसूर है ना। मैंने कहा चलो क्या तुम पकाओ, बड़ा हलवाई बनाएगा, हैंडसम कर दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। और कितना ब्लश हो गया इससे बाहर है। ओके, कार्बन ने देखो इस पे कार्बन इस तरफ, हाइड्रोजन उस तरफ, राइट? हलवाई इस तरफ है ना, और कार्बन इस तरफ है। इसका मतलब कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इधर अगर 4 है, इस 4 को इधर ले तो -4 हो जाएगा। कार्बन 1 में चला तो +1 हो जाएगा। तो कार्बन पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ सकती है तो क्या है? +4 है, और मिनिमम आ सकती है तो क्या है? -4। अब आप सबको पूछिए कि अगर -5 पॉसिबल है? नो। अगर पूछिए क्या -1 पॉसिबल है? कार्बन पॉसिबल है ना भाई। आपको पता चला -4 से लेकर +4 तक जाओगे, जितनी भी है वो पॉसिबल है। अगर आपको देखो, मैं आपको अल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हीथेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, डिकेन में कार्बन की एक्सेलरेशन स्टेट क्या है? तो मुझे कहेंगे सर -4 है, यही कहेंगे ना। फिर मैं कहूंगा इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो, क्या है? तो आप -2 तक आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन आता है। फिर आप आएंगे उसके अल्डिहाइड की जो वहां पर 0 है,
फिर हम जाएंगे कहां पर, आप एसिड पे जाएंगे तो फिर आपके पास +2 आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे जाएंगे तो वहां पर +4 आता है। तो हो सकता है ना, इसका मतलब है कि कार्बन देखो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 सब पॉसिबल है। समझ आ रही बात? दूसरा हमने नाइट्रोजन लिया था, नाइट्रोजन की हमने बात की भाई नाइट्रोजन 5 है तो 5 - 8 क्या आएगा -3। आपने जो 3 लिया था एक्चुअली ये NH4NO3 है जो अक्सर इंडिकेट में आता है। अब वो कहते हैं NH4NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कहेंगे -3 + 5 क्या क्या -3 + 5 NH4NO3 इंडिकेट की एमसीक्यू में बार-बार क्या आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम क्या होगी, ग्रुप को देखो, ग्रुप को -8 करो क्या आता है -3 आता है, तो +5 - 3। अब मुझे बताओ कि क्या नाइट्रोजन -5 में पॉसिबल है? एक की आवाज में कहो हाँ या ना, पॉसिबल है ना। जिनको जवाब नहीं दिया उनको समझ नहीं आई, आपको समझ आएगी कि नहीं आई? आइए तो बताओ -5 में पॉसिबल है नाइट्रोजन? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 5 है, उसको -8 किया तो -3 आता है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्लोरीन की तरफ। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन +7 मैंने लिया, +7 CO2 को 7 में, अगर इसको -8 में करूं क्या आएगा -1। ये तो सबको पता है ना, -1 में कहां होता है, HCl में, HCl में होता है कि नहीं, तो हमारे पास ये -1 समझ आई है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ग्रुप नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रुप नंबर -8, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑस्मियम एंड रुथेनियम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सीरीज नंबर 1 इज, समझ आइए कि नहीं? इसके बाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर गलती की तो भाई ये आप जुल्म करेंगे, एकदम मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया भाई, आप याद होना चाहिए हमारे पास सारे के सारे ऐसे होते हैं। ओके, अब आते हैं जनाब हमारे पास टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन में, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नॉन टिपिकल की ये जो है ये फिक्स होती है, स्पेशली स्कैंडियम एंड ये जो है इनकी, ठीक है। ओके, हम कहते हैं कि याद रखना अनपैड इलेक्ट्रॉन में या अनपैड इलेक्ट्रॉन मेटल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताओ कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो रिएक्टिविटी कैसा होती है? कम होती है। डाउन द ग्रुप आते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कि कम होती है? हाँ, ये मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, अच्छा, जो ज्यादा कम बताता हूँ। एक बात याद रखना, मेटल में जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, मेटल्स में किसमें, मैं नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मसला ये है कि आप मेटल नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, फिर वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कंफ्यूजन को साइड में करें। मेटल पे डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बड़ा होता है, तो जब साइज बड़ा होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। दोबारा मैं कहता हूँ, मेटल में डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बड़ा होगा, तो रिएक्टिविटी। नॉन मेटल में डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बड़ा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। उल्टा देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, कल हमने पढ़ा था, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है? एक के बाद में बोला अब जैसे आपको शक है बोला करो, क्लास में सब उठा लीजिए, समझ आ रही बात? गलत होंगे तो मैं ठीक करूंगा, उसके लिए फीलिंग लेता हूं। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? गैसेस है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। और नीचे आयोडीन क्या है? मुझे बात बताओ, आपसे कोई पूछे आयोडीन में, फ्लोरीन मतलब गैस में, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? गैस होता है। सॉलिड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, सॉलिड की रिएक्टिविटी। तो मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। इज इट क्लियर नाउ? इस तरफ आते हैं, मेटल जितने बड़े हो सब सॉलिड है ना, उसमें तो फिर बाकी नहीं है ना, तो एक ही लिक्विड है बेचारा, कौन है? मेटल्स में मरकरी। तो डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बड़ा होता है, और जब साइज बड़ा होगा मेटल्स का रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मुझे क्वेश्चन बताइए कि तो आप ये जो हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी कम, ये रिएक्टिविटी क्या चीज है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ, लेकिन इस लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी नाम है, और भी मेकिंग बॉन्ड, ठीक है, और
हाँ देखो मैं आपको आता हूँ। एसिड हम उसको कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं ना। नहीं याद तो इतना याद रखना, नंगा भूखा गरीब बंदा होगा ना वो एसिड होगा। क्या जो गरीब बंदा होगा वो एसिड होगा, हमेशा मांगता है मुझे दे, वो एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बिल्कुल। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अमीर बंदा, वो क्या होता है? वो बेस होता है। इतना ध्यान कर सकते हैं हम। जो हमने बात की इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दो चीजें हो सकती है। क्या होगा याद रखना, जब हम बेसिसिटी और एसिडिटी की बात करें, मैंने आपको कहा कि मेटल के साथ ऑक्सीजन आएगा या हाइड्रोक्साइड आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? बेसिक होगी। और इस तरफ आएगी तो एसिडिक होगी। तो देखो हम कहते हैं यहाँ डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इट मींस कि बेसिसिटी ज्यादा होती है। ये बात समझाएंगे? डाउन द ग्रुप अगर हम कहीं रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो रिएक्टिविटी मींस बेसिसिटी या एसिडिटी। तो मेटल्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे। मेटल में क्या होता है? डाउन द ग्रुप अगर कोई न्यूट्रल है तो हम तो रिएक्टिविटी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, हमने इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड समझ आ रही है ना? ओके, मैंने आपको कहा सबसे छोटा साइज किसका पीरियड टेबल में? हीलियम। तो इसकी वजह से हीलियम की एनर्जी सबसे ज्यादा है, याद रखना। यहाँ पर मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन, सॉरी ये हो गया हीलियम स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? हीलियम। दूसरे नंबर पे कौन है? ये हीलियम सबसे छोटा है। उसके बाद हाइड्रोजन आता है ना? हाइड्रोजन मैंने आपको कहा ये कौन सा नेगेटिव थॉम्सन इफेक्ट शो करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इनमें। हीलियम के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई वो करता है आइडियन है जो हाइड्रोजन है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो टाइम के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे छोटा कौन है? लिथियम है ना? ये तीसरे नंबर पे सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड है। फ्लोरीन, यस, भूल गए हैं आप। तीसरे नंबर पे सबसे छोटा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसके मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रो, यस, देखो याद रखना ये सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा 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 छोटा। तो फ्लोरीन तीसरे नंबर पे सबसे छोटा एलिमेंट है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। एक और चीज लिथियम है, ग्रुप नंबर 1 में देखो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। आपको फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, उसके टॉप पे कौन था? कौन? लिथियम। लिथियम अगर आप नहीं लिए तो हम लिथियम कहते हैं इसकी क्या है? इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है कि नहीं है? ना करना गलत हो गई है। उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी? किसी को याद है? आपको नहीं पता फर्स्ट ईयर में एलिसबेथ साहब हैं? यही तो मसला है। अब नहीं बताएगा क्या? बहुत भी नहीं पता था। आपको फर्स्ट ईयर में आना चाहिए तो आपकी सारी चीजें याद होती। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम वैल्यू लिथियम की है, माइनस में है, -3 पॉइंट समथिंग, राइट? एनीवेज हम कहते हैं ये क्या है, इतना याद रखना कि लिथियम जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। किसी को भी ऑक्सीडाइज, मैंने बताया ना फ्लोरीन क्या है? -1 चार्ज है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी कोई इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। मतलब ये कि ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो हमने कहा ना जो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना, तो क्या होता है? रिड्यूस होता है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप फॉर एग्जांपल जिम में पावर शावर गेन करते हैं ना, या कराटे शराटे सीखते हैं, पावर आती है तो पावर खुद पे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं ना, आप औरों को उठा सकते हैं, औरों को मार सकते हैं। द
the power is for others always. लफ्ज अगर आया reducing power मतलब और रिड्यूस कर सकेगा, बात समझ आ रही है? तो ये एजेंट होता है या पावर होती है। अगर आप ट्रैवल एजेंट की बात करें, ट्रैवल एजेंट जानते हैं ना, ट्रैवल एजेंट को आप पैसे देते हैं तो खुद ट्रैवल करता है, आपको कराता है, खुद तो ट्रैवल लेकिन आपको कराता है, वो एजेंट होता है। तो ये एजेंट है। और एक होती पावर, पावर का मतलब औरों में वो काम कराओ, जबरदस्ती कराओ, उसको कहते हैं पावर। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे, रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा है। समझ आ रही बात? अब ये अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक नजर देख लीजिएगा। अच्छा, अब क्या लगता है प्रेडिक्टर में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? मैं आपको एक बात बोलूं, इनको इग्नोर करो, क्योंकि ये क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव होते हैं। तो रेडियोएक्टिव की प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं, ना कि केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो हम तो केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं पढ़ते, हिस्ट्री ऑलवेज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में या न्यूक्लियस में फर्क होता है, जिसको इग्नोर करें। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा साइज किसका? सीजियम का। वेरी गुड। तो हम कहते हैं सीजियम हैज लार्जेस्ट साइज। तो इसकी वजह से देखो, हमने कहा सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। हमने कहा हीलियम का साइज सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसकी एनर्जी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो सीजियम का सबसे बड़ा है, तो उसकी एनर्जी एनर्जी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा साइज सीजियम का है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीजियम की सबसे कम होगी। याद रखना, ये सबसे कम के लिए ये मशहूर है, सबसे कम। अच्छा, क्या चीज सबसे कम है? अब आप बताइए क्या? अननेसेसरी एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, वो हमने बात नहीं करी, अभी इसकी बात नहीं करें, वो हम प्रॉपर्टी नहीं करते। तो ये चीजें हैं कि ये जब हम ये बात करते हैं ये क्यों है, तो उसमें फिर हम पढ़ते हैं। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और चार्ज डेंसिटी की बात की, तो उसके बारे में हमने बात नहीं की, कोई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे ना, जिनको नहीं पता तो हम उन चीज़ों में नहीं जाते हैं जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हम तो कंफ्यूजन हटाने की कोशिश करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हर चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होगी, हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा। एनीवेज, इतना तो आपको पता चल गया ना, जो हमने पढ़ा ये तो पता चल गया ना। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, इफ ब्लॉक हमारे कोर्स में नहीं है, इफ ब्लॉक का हम नाम ही नहीं लेते, सिर्फ ओके टाइम हो गया? यस सर। ओके, टाइम क्या है एग्जैक्टली? ओके, बस ओके, यहाँ पर चलो इधर नहीं पढ़ोगे तो पता है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए, इसमें बहुत सारी बातें भी रहती है कि हम कल कर लेंगे शायद। इसका तीसरा नेक्स्ट पार्ट हम कल कर लेंगे, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं स्पेशली जो ट्रिक है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीज़ें, क्योंकि आप देखो आपकी चैप्टर नंबर 2 फिर SL3 ब्लॉक, डी ब्लॉक और बाकी जितनी भी है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और उसके क्वेश्चन मस्ट होता है FSC में भी और इंडिया में भी, तो उसके ट्रिक हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है? एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास और इधर भी दूसरी क्लास है, इसलिए